हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, साथ में आप लोग को हैप्पी होली है कि नहीं? होली मनाइए और साथ में आज हम लोग पढ़ते हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर पूरा। थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन ध्यान से देखिएगा, सारा वन लाइनर है और सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए DPIIT ने किसके साथ समझदारी की है? DPIIT इसने किसके साथ हाथ मिलाया है? किस लिए? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो इसने हाथ मिलाया है रुकम कैपिटल्स एंड बूट स्ट्रैप इनक्यूबेशंस के साथ। रुकम कैपिटल और बूट स्ट्रैप इनक्यूबेशन, इसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, किस राज्य में? ये राज्य का नाम पूछ रहा है। तो ब्रह्मगिरी जो वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटक के अंदर है। वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? ब्रह्मगिरी, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मित्रा। सेबी ने क्या लॉन्च किया है? मित्रा लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो कौन सा एम्बेसडर है? इवेंट एम्बेसडर है। तो शिखर धवन को चुना गया, यानी कि शिखर धवन ही पूरे इवेंट को कंट्रोल करेंगे, एम्बेसडर यही है। समझ रहे? तो ICC चैंपियन ट्रॉफी तो आपको पता भी होगा कि कौन जीता है इस बार, है कि नहीं? नेक्स्ट है, कॉन्स्टेंटाइन टैसुलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? इनका नाम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है। क्या नाम है? कॉन्स्टेंटाइन टैसुलस। कॉन्स्टेंटाइन टैसुलस ये बन चुके हैं राष्ट्रपति कहाँ के? ग्रीस के। तो ग्रीस के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? कॉन्स्टेंटाइन टैसुलस। हाल ही में किस देश ने भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? यानी कि यहाँ पे देखो, दूतावास क्या होता है? जहाँ पे दूसरे कंट्री के जो प्रतिनिधि होते हैं यहाँ रहते हैं, यहाँ के बारे में जो भी अगर कांटेक्ट करना हो, जैसे भारत और अमेरिका, समझ लो। तो भारत की जो कोई बात है वो पहुँचाना है हमको अमेरिका तक, तो वहाँ एक एम्बेसडर होगा भारत का, वो डायरेक्ट बात करेगा वहाँ की सरकार से। उसी तरह से भारत में क्या होगा? अमेरिका का एम्बेसडर होगा जो डायरेक्ट हमारे भारतीय सरकार से बात करेगा। समझ रहे हो? तो कॉन्टैक्ट का एक जरिया होता है एम्बेसडर। तो उसी तरह से हाल ही में नया वाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया गया है। तो फ्रांस का जो है दूतावास खोला गया है भारत के अंदर। समझ रहे हो? यानी कि फ्रांस के जो एम्बेसडर होंगे, जो दूतावास होंगे, वो यहाँ के रहेंगे भारत में। क्लियर है? तो याद रखना है, नया नया खोला है नया वाणिज्य दूतावास फ्रांस के लिए। हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया। यह झील किस राज्य में? देखो, इसका नाम पहले था फाय सागर झील, इसका नाम बदल दिया गया है और यह है राजस्थान के अंदर। क्लियर है? अब आपको बताता है कि ये फाय सागर झील का नया नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो याद रखना, फाय सागर झील है राजस्थान के अंदर, जिसका नाम चेंज हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, महिला क्रिकेटर सोहली अख्तर को भ्रष्टाचार के लिए ICC बैन कर दिया। वह किस देश की खिलाड़ी है? सोहेली अख्तर, इन्होंने कुछ करप्शन किया था, इसके कारण क्या किया गया? हटा दिया गया। तो बांग्लादेश की प्लेयर थी सोहेली अख्तर, कुछ गड़बड़ी उन्होंने करा होगा इसलिए उनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो सोहेली अख्तर वो नहीं खेलने वाली है बांग्लादेश की टीम से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाते हैं? या नेशनल की बात हो रही, नॉट इंटरनेशनल। ये बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस, सब कन्फ्यूज इसमें होता है, लेकिन नहीं, ध्यान देना। जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हर साल मनाते हैं 13 फरवरी को। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी। नेक्स्ट, नोकिया ने किसे अपने नए CEO में चुना है? नोकिया, जो आप जानते होंगे, नोकिया फ़ोन, समझ रहे हो? अब नोकिया का फ़ोन तो आता नहीं है, लेकिन नोकिया क्या करता है, बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहा है। जैसे कि इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है नोकिया का। जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, सारे नोकिया को ही आते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियाँ खरीदती है। तो नोकिया क्या कर रहा है, इसके जो नए CEO बने उनका नाम है जस्टिन हॉटर्ड। जस्टिन हॉटर्ड बन चुके हैं नोकिया के नए CEO। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC, ये शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सॉरी, साथ में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ये दोनों ने क्या करा है? संयुक्त रूप से उद्यमिता के लिए यानी कि
के लिए AI माइक्रो लर्निंग मॉडल लॉन्च किया है, यानी कि इन्होंने भी एक AI मॉडल लॉन्च करा है। इसका नाम है क्या? इंटेल इंडिया। क्या नाम है? इंटेल इंडिया नाम है। उद्यमिता का मतलब होता है रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, समझ रहे हो? उद्यमिता का मतलब यही होता है। तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय साथ में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने हाथ मिलाया है और एक माइक्रो लर्निंग मॉडल लॉन्च किया AI का, उसका नाम है इंटेल इंडिया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? कौन सा पुरस्कार? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025, इसका आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो आयुष मंत्रालय कर रहा है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? कौन सा महोत्सव है? आदि महोत्सव है। कहाँ में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटन किसने करा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। आदि महोत्सव 2025 इन दिल्ली, उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है जानिक सिनर, याद रखना है, जानिक सिनर है जो वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, को वाडा ने कितने महीनों के लिए निलंबित कर दिया है? तो वाडा ने इनको 3 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। क्यों? कि कुछ गड़बड़ी उन्होंने करा होगा, इस कारण इनको 3 महीने के लिए वाडा द्वारा क्या करेगा? WADA द्वारा क्या करेगा? इनको हटा दिया गया। हमने 3 महीने के लिए निलंबित किया गया। 3 महीने बाद ही खेल सकते हैं, अभी नहीं खेल सकते हैं। ये विश्व के नंबर 1 प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड में, नाम है जानिक सिनर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, इसका 6ठा संस्करण किया गया? देखो, ये धर्म गार्जियन जो बोला है जो है हमेशा स्ट्रैटेजिक है, हमेशा इसी कंट्री के साथ बनाएगा, जापान के साथ ही, समझ लो। धर्म गार्जियन जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हमेशा जापान के साथ, इसलिए हमको यहाँ हमेशा याद रखना, स्ट्रैटेजिक है ये करंट से ज़्यादा, ठीक है। तो धर्म गार्जियन जो है 6ठा संस्करण जापान के साथ बनाया गया। नेक्स्ट है, ICC ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितने पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो कितना दिया जाएगा? जो इंडिया टीम जीत गया है, आपको पता भी है, तो 2.24 मिलियन USD यानी कि डॉलर मिलेगा। 2.24 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 2.24 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 20 लाख, समझ रहे हो? लगभग 22 लाख हो गया, 22,40,000 डॉलर मिलेगा। अगर 100 रुपये मान लो डॉलर कीमत है तो कितना हो गया? 22 लाख है तो लगभग 20 करोड़ हो गया ना, 22 करोड़ मिलेगा। देखिए $100 करोड़ में कितना आता है आप लोग पता कीजिएगा। 2.24 मिलियन लेकिन डॉलर मिलेगा। देखिए, कर्तियाना घाट वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में चर्चा में रहा था, किस राज्य में स्थित है? देखो, अभी 2 वन्य जीव अभयारण्य के नाम बता दीजिए, स्टार्टिंग में ये बताए थे वो, ये है कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, ये है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। इससे पहले हमको फर्स्ट में आपको बताए थे ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य। देखो यहाँ पे ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य बताया था आपको, कहाँ में है? कर्नाटका में। ब्रह्मजीव कर्नाटका के अंदर है ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, ब्रह्मगिरी। और दूसरा हमने क्या बताया? दूसरा बताया आपको कर्तनिया घाट, घाट की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। कर्तनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट, हाल ही में MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है और स्वामी फंड का विस्तार किया गया, किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका क्या करा? एक नई योजना शुरू करा, साथ में इसका क्या करा? स्वामी फंड का विस्तार करा उन्होंने। किसके लिए? तो MSME के लिए, यानी कि छोटे बिजनेस उसके लिए करा गया है। म्यूचुअल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 26वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एकदम आएगा तो आएगा। 26वें हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, क्लियर है। नेक्स्ट, खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक, खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक यानी कि CA कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप मुख्य उद्देश्य क्या था? एक सेकेंड, खान मंत्रालय यानी कि जो कोयला वर्क खंदाता है उसके बाद हो रहा है, तो खान मंत्रालय के जो मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा हाल ही में एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था, ठीक है। तो वर्कशॉप किस लिए आयोजित किया? वर्कशॉप मतलब ट्रेनिंग वगैरह आप मान के चलो एक तरह से, वर्कशॉप तो समझते ही होंगे आप, स्कूल में अपने करा भी होगा। तो वर्कशॉप जो कराया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था बिल का कार्य क्षमता और लाभों की जानकारी देना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिल की बात की गई है। बिल की कार्य क्षमता और लाभों की जानकारी देना, ये था मेन उद्देश्य। ये आएगा है नहीं, इसको याद करना जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप्स के पहल के तहत
कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य है? सोच लो। AI फॉर क्या लिखा हुआ है? एंटरप्रेन्योरशिप, यानी खुद का बिजनेस, खुद का मालिक। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसके पहल के लिए कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य करना है, मतलब 1 लाख लोगों को क्या कराया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा, समझ रहे हो? 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि खुद को वो एंटरप्रेन्योर बना सके, एंटरप्रेन्योर बना सके, समझ रहे हो? हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का निर्माण किया गया? नाम क्या है इनका? तिरुवल्लुवर। देखो नाम कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तिरुवल्लुवर का प्रतिमा बनाया गया है। क्या थे? तमिल के कवि हैं और दार्शनिक हैं। ये बनाया गया है फिलीपींस के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भारत में ना बना के कहाँ बनाया गया? ये फिलीपींस में बनाया गया। फिलीपींस हमारे बगल वाले कंट्री। नेक्स्ट, हाल ही में यूके के मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? मानद नाइटहुड की उपाधि किसे दिया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को दिया गया। एन चंद्रशेखरन को दिया गया है यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, समझ रहे हो? यूके के अंदर दिया गया है नाइटहुड की उपाधि, एन चंद्रशेखरन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया के अंदर किया गया है, याद रहेगा। कोमोडो किया गया है इंडोनेशिया के अंदर। और ये बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास है। बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे कंट्री भाग लेंगे इसमें, बहुपक्षीय। वही 5वीं बार हो रहा है ये कोमोडो इन इंडोनेशिया। किस केंद्रीय मंत्री ने एक दिवसीय सम्मेलन अवशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया है? मतलब ये जलवायु के लिए जनरली करा गया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने करा है? तो भूपेंद्र यादव ने करा है। भूपेंद्र यादव ने एक दिवसीय सम्मेलन करा है अवशिष्ट पुनर्चक्रण, जो कचरा वगैरह फैला रहा है उसको पुनः से इस्तेमाल कर सके, पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया। सब लोग पेपर में ही करते हैं, रियलिटी में तो कोई करता है नहीं। नेता लोग भी वही हैं, जनता भी वही है। जितने मेरे सब्सक्राइबर है कम से कम उनसे उम्मीद रखते हैं कि कूड़ा कचरा ना फैलाएं। और साथ में देखो, आप कूड़ा का इस्तेमाल करो। जैसे कुछ डस्ट गीला कूड़ा तो गमला वगैरह में डाल दो, वो खाद बन जाएगा। जो सूखा कचरा है वो कम से कम इस्तेमाल करो, मतलब पैदा करो। प्लास्टिक वगैरह कम इस्तेमाल करो। थैला वगैरह लेके जाओ दुकान, समझ रहे हो? ये सब बातें हैं तो कम से कम हम लोग तो कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? नेक्स्ट है, तो कोई भी कूड़ा नहीं फैलाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय पर्यावरण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जनजातीय अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए ट्राइफेड ने हाथ मिलाया है ट्री ट्रंक के साथ। क्या नाम है? टी ट्रंक। इंपॉर्टेंट है। ट्राइफेड प्लस टी ट्रंक दोनों ने हाथ मिलाया है किस लिए? जनजातीय अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए। ट्राइफेड ने किया है टी ट्रंक के साथ साझेदारी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है दूरसंचार विभाग यानी कि DOT बुनियादी ढांचों को बेहतर मजबूत करने के लिए यानी कि किसके साथ हाथ मिलाया है? जो हमारा दूरसंचार विभाग है वो बुनियादी ढांचों को बेहतर करने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ, यानी इंटरनेशनल वाले के साथ मिलाया इन्होंने हाथ। इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप ITU लिख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। क्लियर है? नेक्स्ट है PM किसान 19वीं किस्त किसने जारी की है? कौन जारी करेगा? PM नरेंद्र मोदी करेंगे ऑलवेज, है कि नहीं? और इस बार ये जारी किया 19वीं जो किस्त जारी किया गया था वो भागलपुर में जारी किया गया था। भागलपुर में चुनाव रैली में उन्होंने जारी किया था 19वीं किस्त किसानों का। PM ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया है शशिकांत दास को, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया। शशिकांत दास क्या थे? पहले ये RBI के गवर्नर हुआ करते थे, है कि नहीं? लेकिन अब बन चुके हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में इनको नियुक्त किया गया। जनरली देश को कैसे मतलब बेहतर किया जाए, कैसे इकोनॉमिकली बेहतर किया जाए, उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में चुना गया शशिकांत दास को। नेक्स्ट वाले वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो विराट कोहली बन चुके हैं। मात्र 287 पारियों के अंदर उन्होंने 14,000 रन बनाया है। 287 पारी के अंदर 14,000 रन बनाया और सबसे तेज़ बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम पे, वही पूरे वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, समझ रहे हो। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किसने लॉन्च किया है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
यानी सब लोगों को वित्तीय साक्षरता होनी मिलनी चाहिए, कैसे क्या होता है सबको पता होना चाहिए, पैसे के बारे में, अकाउंट के बारे में, समझ रहे हो। मैक्सिमम लोगों को पता होता नहीं है, मैक्सिमम लोगों को तो एटीएम तक नहीं चलाने आता, अभी भी ऐसी स्थिति है। तो वित्तीय साक्षरता बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रॉड वगैरह ना हो, है कि नहीं। तो आरबीआई ने सप्ताह मनाया। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसका उद्घाटन करा है पीएम नरेंद्र मोदी ने, भोपाल में करा था। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश, भोपाल, समझ रहे हो। क्या नाम है इसका? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स 2025 बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की विजेता जो बना है उसका नाम है क्या? सर्विसेज, ये टीम का नाम है। अब थोड़ा ध्यान देखिए, सर्विसेज मतलब ये मत समझ लीजिए कि सर्विस देने की बात हो रही, नहीं, इस टीम का नाम है सर्विसेज। तो सर्विसेज ने जीता है सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के विनर है। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा लॉन्च वित्तीय साक्षरता सप्ताह का थीम क्या था? अभी आपको बताया कि वित्तीय साक्षरता आरबीआई द्वारा लॉन्च किया है, लेकिन इसका थीम क्या था ये पूछ सकता है। तो वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, ये था आपको उसका टैगलाइन, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, यानी महिलाओं पर जनरली ज़्यादा फोकस किया, महिलाएं थोड़ा ज़्यादा जाने, है कि नहीं, ज़रूरी भी है। नेक्स्ट पीएम ने गुवाहाटी के गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल डिज़ाइन का अनावरण किया है। देखो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, एक वन लाइनर आ गया है, अब ध्यान दीजिएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या करा, कहाँ में, सवाल तो पूछा कि एक नया एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लॉन्च करा गया, ठीक है। टर्मिनल का डिज़ाइन का अनावरण किया है, डिज़ाइन का अनावरण बोल लिया, अभी बना नहीं है, ध्यान देना। ये नए टर्मिनल डिज़ाइन का अनावरण किया गया है, कहाँ में? तो गुवाहाटी के गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ आखिर, तो आप बोल दीजिएगा डायरेक्ट गुवाहाटी के अंदर है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का डिज़ाइन बांस आर्किड थीम पर है, यानी बांस का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, बांस आर्किड थीम पर आधारित होगा, जो कि असम की जैव विविधता को दर्शाएगा। आप जानते हो कि जैव विविधता के मामले में असम जो है बहुत बेहतरीन काम करा है उन्होंने, है कि नहीं। तो वहाँ की जो जैव विविधता उसको दिखाया जाएगा इस हवाई अड्डे पे, और ये जनरली बांस की थीम पर आधारित होगा, बांस आर्किड थीम पर होगा, यानी बम्बू टाइप का लगेगा कि बांस का कुर्सी है, बांस जैसा आपको एयरपोर्ट फील लगेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट जयपुर में 3 से लेकर 5 मार्च 2025 तक 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेज़बानी करे, यानी कि जो पूछ सकता है कि सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेज़बानी कहाँ हो रहा, कौन कर रहा है, तो जयपुर कर रहा है। क्लियर है, इतना ही याद रखिएगा, सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेज़बानी कौन कर रहा है, तो जयपुर कर रहा है। तो जयपुर में आयोजित हो रहा है 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्य विषय है SDG और कार्बन न्यूट्रलिटी पर प्राप्त करना होगा, यानी कि जो किया जा रहा है सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम, ये जनरली किस चीज़ पे किया जा रहा है, SDG और कार्बन न्यूट्रल को प्राप्त करना होगा। जनरली आप याद रखिएगा कार्बन न्यूट्रल, बाकी तो आपको पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम हो रहा है जयपुर के अंदर, और ये फोकस्ड किया जा रहा है कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर, यानी कार्बन न्यूट्रल करना जितना हमने, जैसे कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें कंपनी है, देखो समझिए आप बात को, जैसे हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो मेरे फैक्ट्री से जितना कार्बन निकल रहा है, जैसे कि धुआं के रूप में, कूड़ा कचरा के रूप में, ठीक है, उतना ही कार्बन कंजप्शन हम ही करवाएंगे इन्वायरमेंट में से, उतना पॉल्यूशन हम खुद कम करेंगे, उसको बोलेंगे कार्बन न्यूट्रल। जैसे कैसे करेंगे, तो बहुत सारा हम पेड़ लगाएंगे, हम कंपनी है तो बहुत सारा अपनी कंपनी के चारों तरफ पेड़ लगवाएंगे, समझ रहे हो, बहुत बड़े बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि जो इतना हम कार्बन निकाल रहे हैं उतना हम कार्बन उससे क्या करें, इन्वायरमेंट से खींच भी ले वापस। तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं रिफाइनरी वगैरह होता है, रिफाइनरी के अगल बगल में आप देखिएगा बहुत सारे पेड़ लगवाए जाते हैं उस इलाके में, उस कंपनी का वो है दायित्व कि वो क्या करे, बहुत सारे पेड़ लगवाए, वो समझ रहे हो। तो उसे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल करना। कोई कंपनी हो कोई भी हो, जितना कार्बन प्रोड्यूस करे उतना कार्बन खत्म करे। तो मैं तो बोलूँगा हर आदमी को भी करना चाहिए, जितना आप कूड़ा कार्बन फैला रहे हो उतना आप कार्बन कंजप्शन करने के साधन बनाओ, पेड़ लगाओ बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा, समझ गया। तो ये था मेन उद्देश्य। नेक्स्ट है क्या, SECI ने, देखिएगा ध्यान से,
SECI ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ 200 मेगावाट सौर परियोजना और 1000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए समझौता किया। बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये पहल उठाया, कितना वाट के लिए है? 200 मेगावाट के लिए है। कौन सा परियोजना है? तो सौर परियोजना, यानी कि सूरज की काम होगा इसमें। तो इसको उन्होंने क्या करा है? 200 मेगावाट का सौर परियोजना, साथ में उन्होंने 1000 मेगावाट का बैटरी ऊर्जा भंडारण, यानी 1000 मेगावाट क्या होगा? बैटरी से मतलब स्टोरेज रखा जाएगा, लगाया जाएगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए उन्होंने हाथ मिलाया है किसके साथ? SECI के द्वारा हाथ मिलाया गया मध्य प्रदेश सरकार से। SECI CCI बोल सकते हैं और क्या, CC के साथ हाथ में मिलाया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय सामाजिक न्याय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया गया। आपसे पूछ सकता है 2 दिवसीय सामाजिक न्याय क्षेत्रीय वार्ता कहाँ किया गया? तो बोलिए कि नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका महानिदेशक का नाम है गिलबर्ट F. होगबो। ठीक है। इन्होंने भी क्या करा? सामाजिक न्याय क्षेत्रीय वार्ता जो नई दिल्ली के अंदर हो रहा है उसमें इन्होंने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिदेशक है कौन आखिर? तो याद रखिएगा कि गिलबर्ट F. होगबो जो है ये है ILO के महानिदेशक। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का नाम है सागर कवच। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देख लीजिए, एक्सरसाइज सागर कवच का आयोजन 21 से लेकर 22 फरवरी के बीच में हुआ है। पश्चिम बंगाल में के 158 किलोमीटर लंबे तट पर आयोजित की गई है। किसके द्वारा तय किया गया? तो भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा, यानी जो कोस्ट गार्ड बल जो होता है उसके द्वारा ये मतलब एक्सरसाइज करा गया है। ये इंडियन नेवी आर्मी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें याद रखना है भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा सागर कवच एक्सरसाइज किया गया है, पश्चिम बंगाल के तट पे किया गया। क्लियर है? सागर कवच इन पश्चिम बंगाल बाय भारतीय तट रक्षक बल। नेक्स्ट, भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। अभी आपको बताए थे कि धर्म गार्जियन हमेशा स्ट्रैटेजिक के हमेशा जापान के साथ ही होगा, भारत और जापान के बीच में होगा धर्म गार्जियन। अब सवाल है कि कहाँ में किया गया? तो जापान के फूजी में प्रशिक्षण क्षेत्र से शुरू हुआ है। जापान में एक जगह है जिसका नाम है फूजी। फूजी के अंदर धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किया गया। भारत और जापान के बीच हमेशा ही होता है। लेकिन टाइफाइड ने आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो आपको अभी बताया था टी ट्रिंक के साथ में इन्होंने निफ्ट और HPMC के साथ भी हाथ मिलाया है। इससे पहले आपको बताया था ट्रीफड, क्या मैंने बताया था खुद याद नहीं है। एक सेकेंड देख लेते हैं आपको, एक सेकेंड। कर्नाटका, हाँ, टी ट्रंक के साथ इन्होंने हाथ मिलाया था। देखो, जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने हाथ मिलाया था टी ट्रंक के साथ। जनजातीय अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए ट्राइफेड ने हाथ मिलाया था। और अभी क्या कर रहा है इन्होंने? ये ट्राइफेड ने आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, वो जनजातीय के लिए आदिवासियों के लिए स्पेशल है। तो आदिवासियों को इन्होंने क्या करा? निफ्ट और HPMC के साथ हाथ मिलाया है, निफ्ट प्लस HPMC। तो इतना देखो दिमाग में याद रखना है, कुछ नहीं है तो इतना तो याद रखो कि ट्राइफेड जो हमेशा आदिवासी और जनजातियों के लिए काम करता है। ठीक है, ट्राइफेड जो है इन्हीं लोगों के लिए काम करता है स्पेशली। ठीक है। नेक्स्ट है SBI ने भारत के वित्त वर्ष 25 के लिए GDP विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? यानी कि SBI ने बोला है कि जो GDP ग्रोथ रहने वाला 2025 में भारत का, वो अब कम कर दिया है। पहले 6.5 लाख था, अब उसको घटा के 6.3 कर दिया गया। SBI ने बोला कि जो इस साल जो रफ्तार रहेगी इकोनॉमी की, भारत की इकोनॉमी की, वो 6.3% रहेगा GDP ग्रोथ। क्लियर है? नेक्स्ट, DPIIT ने भारत के स्टार्टअप्स इकोनॉमिस्ट को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है। DPIIT ने क्या बोला है? भारत के स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए इन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो पेटीएम के साथ हाथ मिलाया है। DPIIT ने स्टार्टअप को बेहतर करने के लिए पेटीएम के साथ ही उन्होंने हाथ मिलाया है। देखो, इससे पहले भी मैंने DPIIT के बारे में शायद पढ़ा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए DPIIT ने किसके साथ साझेदारी किया था? तो पहला तो देखो रुकम कैपिटल था, दूसरा था बूटस्ट्रैप इक्यूबेशंस के साथ, और तीसरा है पेटीएम के साथ। क्लियर है? याद रहेगा। कहाँ गया पेटीएम?
पेटीएम के साथ में द्वारा DPIIT ने भारत की सड़क को बेहतर करने के लिए पेटीएम के साथ भी हस्ताक्षर होता है। पेटीएम वाला आएगा, ध्यान देना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका उड़ान यात्री कैफे का गठन किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो कौन है? पहला सवाल तो ये कि आप बताइए कमेंट में। तो उड़ान यात्री कैफ़े उन्होंने उदाहरण क्या है, किस एयरपोर्ट पे करा गया है? तो चेन्नई एयरपोर्ट पे करा गया है। उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया गया है चेन्नई एयरपोर्ट्स पे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा। हाल ही में किसी 115 नई ब्रांच खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। तो RBI से पहले मंजूरी लेना था, आप कोई भी बैंक हो या कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, आपको अगर ब्रांच खोलना है, अगर पैसों के लेन देन वाली आप कंपनी हैं तो आपको RBI से क्या करना पड़ेगा? मंजूरी मिलना चाहिए। तो 115 नए ब्रांच खोलने के लिए RBI ने मंजूरी दिया है। किसको? मुथूट फाइनेंस को दिया है। मुथूट फाइनेंस 115 नए ब्रांच बनाएगा। इसके लिए RBI से क्या करा? वो परमिशन लिया और उसको मिल भी गया। नेक्स्ट है DRDO और भारतीय नौसेना ने नौसेना एंटी-शिप मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है। याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि एंटी-शिप मिसाइल जिसका NASAM ASR बोला गया, इसका नाम है एंटी-शिप मिसाइल्स, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आप बोलिए कि DRDO और भारतीय नौसेना ने बनाया इसको। क्लियर है? भारतीय नौसेना और DRDO मिलकर बनाया है एंटी-शिप मिसाइल NASAM ASR। इसका इन्होंने क्या करा? प्रशिक्षण करा, यानी टेस्टिंग करा इन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसे FBI का उप निदेशक चुना है? देखो यहाँ पे उप निदेशक, ध्यान देना है, ये निदेशक की बात नहीं हो रही, उप निदेशक चुना है। FBI का उप निदेशक का नाम क्या है? डैन बोगिनो को चुना गया उप निदेशक के रूप में। किसका? FBI का। FBI क्या है? एक तरह के फोर्स पुलिस एजेंट होता है कि नहीं? तो FBI का उप निदेशक बन चुके हैं डैन बोगिनो। हाल ही में चर्चा में रहा है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। देखो 3 अभयारण्य की बात हो गई है। एक ब्रह्मगिरी था, दूसरा फिर आपको बताया था कोई घाट के नाम बताया था। अब है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। तो इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य जो है केरला के अंदर है। कहाँ? इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरला। देखो वन्यजीव अभयारण्य एक जगह आप लिख लेना याद करने के लिए। देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 24-25 में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक से कितनी बढ़ी है? तो 6.2% बढ़ा है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोल रहा है, यानी 3 महीने में कितना ग्रो किया है हमारा कंट्री? तो 6.2% हमारा GDP ग्रोथ हुआ। किसके द्वारा ये बोला गया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये बात बोला गया कि 6.2 बढ़ा। ठीक है। हाल ही में चर्चा हो रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? देखो पुरस्कार का नाम क्या है? प्राणी मित्र। ये प्राणी मित्र अवार्ड आपको दिया जाएगा जब आप पशु कल्याण के क्षेत्र में बेहतर काम करोगे, यानी पशु के जीवन को बेहतर करने के लिए आपने जो कुछ काम करे उसके लिए अवार्ड दिया जाता है प्राणी मित्र, और एक तरह का राष्ट्रीय अवार्ड है ये। क्लियर है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाते हैं हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो भी हर साल। नेक्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है? जो इस साल मनाया गया उसका थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। इतना लंबा थीम है। जनरली ये बोला जा रहा है कि विकसित भारत के लिए, नहीं, भारत को विकसित करने के लिए, विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए, यानी पूरे वर्ल्ड में छाने के लिए भारतीय युवाओं का करना सशक्त बनाना है, यानी कि उनको बेहतर बनाना। ये था थीम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को जो हुआ उसका। क्लियर है? देखिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, VVI सवाल है ये तो आप कहीं लिख ही लो। सेबी के नए अध्यक्ष का नाम है तुहिन कांता पांडे। इतना याद रखना कि पांडे जी हैं, वो भी कौन है? कांता पांडे हैं। कौन पांडे हैं? तो तुहिन कांता पांडे। सेबी के नए अध्यक्ष का नाम है तुहिन कांता पांडे। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? वन नेशन वन पोर्ट, यानी कि हर एक देश में हर एक पोर्ट होना चाहिए, वन नेशन एक पोर्ट होना चाहिए। इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। वन नेशन वन पोर्ट, एक सेकेंड, पोर्ट की बात हो रही है, यानी पूरे देश में एक तरह का पोर्ट चलाया जाए। सर्बानंद सोनोवाल जैसे USB पोर्ट है ना, उस तरह की बात हो रही होगी, समझ रहे? तो वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में किस जगह द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है आधार गवर्नेंस पोर्टल। आधार गवर्नेंस पोर्टल, इसका मेन उद्देश्य पूछ रहा है, मेन उद्देश्य याद रखना है, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों को अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधा व्यवस्थित करना, यानी आधार वगैरह जो बनता है या जो भी है सुधार वगैरह है तो उसको बेहतर करने के लिए, सुविधा स्थित बनाने के लिए आधार गवर्नेंस पोर्टल का गठन किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट, कितने सरकार द्वारा जारी आधार प्रमाणीकरण के लिए सरकार द्वारा जारी नए आधार गवर्नेंस पोर्टल का नाम क्या है? पहले UIDAI था, आप देखो आधार गवर्नेंस के लिए अलग से पोर्टल बना दिया गया, इसका नाम है हैशटैग, क्या लिखा हुआ है, हैशटैग नहीं देंगे क्या, http://swik.meity.gov.in। अगर जाना चाहो तो आप कॉपी करके जा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है, इस पोर्टल का नाम क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखना सिर्फ कि आधार गवर्नेंस पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा गया? वन स्टॉप समाधान के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है सुपर ऐप। क्या बात है, रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वन स्टॉप समाधान मतलब कि टिकट भी वहीं बुक करो, जो भी आपको करना है रेलवे से रिलेटेड कोई भी काम तो सब इसी पे होगा, इसका नाम रखा गया सुपर ऐप। क्लियर है। नेक्स्ट, हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का GST कलेक्शन कितने तक पहुंच गया है? देखो बहुत ज़्यादा GST कलेक्शन हो रहा है भारत के अंदर, तो जनवरी 2025 में लगभग GST कलेक्शन हुआ है 1.9 लाख करोड़। समझ रहे हो, इतना GST कलेक्शन हो रहा है लेकिन इतना इस्तेमाल हो भी नहीं पा रहा है, सब लोग खा पी जा रहे नेता लोग, है कि नहीं। सोच के देखो 1.96 लाख करोड़ अगर पैसा आ रहा है 2025 के अंदर, 2025 तक इतना GST कलेक्ट हो गया है तो इसका तो इस्तेमाल होना चाहिए। 1.96 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा। वित्त मंत्री ने हाल ही में स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि SMR विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? देखो वित्त मंत्री ने बोला है, निर्मला सीतारमण ने बोल रहा है कि भारतीय द्वारा खुद का बनाया जाए, छोटा ही सही, स्मॉल ही सही, लेकिन परमाणु रिएक्टर मॉडल बनाया जाए, इसके लिए 20,000 करोड़ देने की बात की है इन्होंने। 20,000 करोड़, समझ रहे हो, परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए। स्वदेशी होना चाहिए, लघु मॉडुलर रिएक्टर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो SMR लिखोगे, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर। नेक्स्ट है विसोरैड, क्या है भाई? WSHORAD। वैसोरैड सिस्टम्स की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? एक तरह का सिस्टम्स है, इसके तहत इसका ऊंचाई सीमा 12,000 फीट है। वैसोरैड सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? 12,000 फीट। याद रखिएगा, बस रट जाओ आप, इसको समझना नहीं इसको, ठीक है। देखिए ICC महिला अंडर-19 T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है? देखो महिला अंडर-19 जो T20 वर्ल्ड कप होता है इसका विनर हमारा भारत ही है, ठीक है। हाल ही में 60 मीटर हर्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 60 मीटर का जो हर्डल रेस हुआ था इसके अंदर रिकॉर्ड बनाया है तेजस सिरसे ने। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, इंटरनेशनल नहीं है, ओनली नेशनल है, याद रखना। नाम है तेजस सिरसे, इनका नाम ही तेजस है। तो तेजस सिरसे ने 60 मीटर हर्डल रेस में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तेजस सिरसे ने। सरकार ने 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल की मंजूरी दी है? एशियाई शीतकालीन खेल होगा, इसके लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल की मंजूरी दी है? तो 88 सदस्य। समझ रहे हो, भारत की टीम की तरफ से कितने रहेंगे? 88 लोग रहेंगे, 88 लोग। एशियाई शीतकालीन खेल के लिए भारत की तरफ से 88 लोग को मंजूरी दिया गया भारतीय दल के रूप में। सबको रहेगा, स्टाफ प्लेयर वगैरह सब मिला के 88 लोग। देखिए ICC महिला अंडर T20 विश्व कप 2020 के प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो यह तो पता है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने महिलाओं वाला, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया है? तो उनका नाम है गोंगाडी त्रिशा को दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल जिसका नाम है यतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो ये जो नया मिसाइल इसका अनावरण किया है ईरान ने। याद रखना, ईरान ने 2 नए मिसाइल बनाया जिसका नाम है एतेमाद और दूसरे का नाम है गदर 380, ठीक है।
नेक्स्ट है टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता। आर प्रज्ञानंद ने जीता है टाटा स्टील्स मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025। आर प्रज्ञानंदा। भारत किसके साथ सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्वेरिन, एक्वेरिन किसके साथ करता है? तो एक्वेरिन मालदीव के साथ किया जाएगा। सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सैन्य अभ्यास का नाम है एक्वेरिन, एक्वेरिन जो मालदीव के साथ किया जाएगा। हाल ही में भारत के पहले वाटर टाइगर प्रजनन केंद्र की मंजूरी किस राज्य में मिली? देखो वाटर टाइगर प्रजनन केंद्र है ये। अरे यार वाटर में पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली में वाइट लिखा होना चाहिए। वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र यानी कि जो उजले बाघ होते हैं उसके लिए प्रजनन केंद्र खोला गया है। तो किस राज्य में खोला गया था? मध्य प्रदेश के अंदर। वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र है मध्य प्रदेश के अंदर, खोलने की मंजूरी मिली है, अभी खुला नहीं है। ठीक है, तो एमपी में खोला जाएगा वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र, यानी बच्चों को बढ़ाने के लिए। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण करना, साथ में उसका दस्तावेजीकरण। जितने पुराने पांडुलिपि हैं वो कितने 1 करोड़ पांडुलिपि, उसका संरक्षण करना है, साथ में उसका दस्तावेजीकरण करना है, उसको डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे। यही है हमारा ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं 4 फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाते हैं हम लोग 4 फरवरी को, 4 फरवरी को। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थार्थियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने बोला अगर जो भी व्यक्ति हज पे जा रहे हैं, अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है तो उनको बेहतर करने के लिए, उनको मदद करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है हज सुविधा ऐप। हज सुविधा ऐप, क्लियर है? ये नाम ही में मतलब सवाल में ही जवाब है, मान के चलो। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2022 का थीम क्या था? अब तो जानेंगे कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाता है, लेकिन थीम क्या था? तो थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये थीम है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं और उसका थीम था इस बार का यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई के रूप में लागू हुआ। इसकी स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई के रूप में इसको लागू हुआ। इस अलायंस का नाम पहले याद रखो पड़ेगा। इंटरनेशनल क्या है? बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी स्थापना कब हुआ था? सवाल ये पूछ रहा था। इसका स्थापना 2023 में हुआ। क्लियर है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्थापना 2023। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है जो उच्च स्तरीय वार्ता के लिए भारत आएंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष उनका नाम है फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का नाम है फिलेमोन यांग, इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत किसने की भाई? चंद्रयान से चुनाव तक जिस पहल शुरू किया गया भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। क्लियर है? नाम से ही पता चल रहा है तो आप आंसर बोल सकते हो। चंद्रयान से चुनाव तक की पहल है भारतीय चुनाव आयोग का। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? ये जो विदेशी नागरिक हैं जो बाहर से आए हैं भारत में, तो उनके लिए वीज़ा, मतलब जो आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा, समझ रहे हो? तो भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया? तो उसका नाम है आयुष वीज़ा। आयुष वीज़ा के साथ हो सकता है कि मेडिकल वगैरह फ्री दिया जाए, तो आयुष वीज़ा लॉन्च करा गया है भारत सरकार के द्वारा। नई वीज़ा कैटेगरी है ये। क्लियर है? हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार कहाँ दिया गया? तो डोगरी के अंदर दिया गया। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाता है 2025 के अंदर, है कि नहीं? 1 साल होने पर नहीं दिया जाएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो दिया गया डोगरी के अंदर, किसको दिया गया? सवाल ये है। तो चमन अरोड़ा को दिया गया। चमन अरोड़ा को दिया गया साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, चमन अरोड़ा, और डोगरी में दिया गया। चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT यानी कि नाइलेट आप बोल सकते हो पढ़ना के लिए। तो नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का गठन कहाँ किया गया? यानी चिप डिज़ाइनिंग के लिए एक नया केंद्र खोला गया, उत्कृष्टता केंद्र, एक खोला गया नोएडा के अंदर, याद रहेगा।
नोएडा में चिप डिजाइनिंग के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। क्लियर है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑफ द फेम में शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल किया गया है माइकल बेवन। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है माइकल बेवन को शामिल किया गया। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया इनको, इनका नाम क्या है ये पूछ रहा है। ये भारतीय अमेरिकी है, नॉट ओनली भारतीय। भारतीय में मतलब इंडिया में पैदा ली, अमेरिका में रहती है, सिंपल सी बात है। तो चंद्रिका टंडन का नाम, इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका IICA ने डीकार्बोनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। IICA ने डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन को न्यूट्रल करने के लिए, यानी कार्बन को खत्म करने के लिए, डीकार्बोनाइजेशन का मतलब ये होता है। अब बोल रहा है कि डीकार्बोनाइजेशन क्षमता को बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है CMI के साथ, CMAI के साथ मिला था, CMAI के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। इनका खुद का नाम क्या है, AICA। आई का बोल सकते हो, आई का ने हाथ मिलाया है CMAI के साथ। नेक्स्ट, फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए उन्होंने हाथ मिलाया है एक्सपो सिटी दुबई के साथ, एक्सपो सिटी दुबई से उन्होंने हाथ मिलाया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पूर्व कप्तान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या रख दिया, एक सेकेंड। भारतीय सेना ने पूर्व कमान के मुख्यालय, एक सेकेंड, पूर्वी कमान होना चाहिए। भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय, उसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम था मुख्यालय का नाम, एक्चुअली उसका नाम बदल दिया गया क्योंकि अंग्रेज़ वाला नाम है ये, समझ रहे हो। फोर्ट विलियम नाम था जो पूर्वी सेना कमान का जो मुख्यालय है भारतीय सेना के अंदर। पूर्वी कमान मतलब इधर हो गया बिहार वाले क्षेत्र ऐसे होते हुए मतलब पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र। जो पूर्वी कमान का जो मुख्यालय था फोर्ट विलियम के अंदर, उसका नाम बदल के कर दिया विजय दुर्ग कर दिया गया, समझ गए, विजय दुर्ग। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ने फेस्ट 2020 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने फेस्ट 2020 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है, तो IIT हैदराबाद के अंदर, IIT हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट है IIC ने डीकार्बोनाइजेशन क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया था, अभी आपको बताया था CMI के साथ, कॉपी हो गया दोबारा। नेक्स्ट देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने ये टाइटल जीता है, तो UP यानी उत्तर प्रदेश कबड्डी में विनर बन चुका है, ये याद रखो बस। हाल ही में नए फाइटोपैथोजेनिक कवक की खोज किसने की है, देखो फाइटोपैथोजेनिक कवक, और एक खोला गया है BHU वाराणसी, यानी कि जो BHU वाराणसी है उसके द्वारा एक खोजा गया फाइटोपैथोजेनिक कवक, BHU वाराणसी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में RBI ने रेपो रेट की कटौती कर कितना कर दिया गया, बहुत सही है। रेपो रेट पूछता है आपसे कि रेपो रेट आखिर होता क्या है, तो रेपो रेट जो होता है जिसमें RBI जो होता है वो छोटे छोटे बैंकों को लोन देता है, तो जिस दर पे वो लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्लियर है। जैसे हम आपको लोन दिए, हम बैंक है RBI और आप है छोटे बैंक, तो जब हम आपको लोन देंगे जिस रेट पे इंटरेस्ट पे देंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। तो इसमें क्या करा है, RBI ने रेपो रेट घटा दिया, यानी कि आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक वाले को, तो ओनली घटा के 6.25 कर दिया गया है, रेपो रेट जो है 6.25। क्लियर है। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है। जो 38वीं राष्ट्रीय खेल हुआ उसके अंदर 50 मीटर राइफल में नीरज कुमार ने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया है, तो ज्योतिराज सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया।
नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का आयोजन किया गया है ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, समझ रहे, मणिपुर वाला इलाका। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़े इसके लिए रोड शो करा गया और इसका आयोजन किया ज्योतिराज सिंधिया ने किया। किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है मार्कस स्टोइनिस। मार्क्स बोलना चाहिए, मार्कस स्टोइनिस जो है ये संन्यास ले चुके हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे ये। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो यानी कि डीलक्स 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, शॉर्ट में आप डायलेक्स बोल सकते हो। तो डायलेक्स 2025 का आयोजन किसके सहयोग से कराया गया? तो भारतीय सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, दोनों ने मिलकर करा है। जो वाणिज्य मंत्रालय वो और साथ में उद्योग मंत्रालय, ये दोनों ने मिलकर करा है डायलेक्स 2025 का आयोजन, दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र होगा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा के अंदर किया जाएगा। सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है आखिर कहाँ? तो आपको बोलना है नोएडा के अंदर है। किसने विकसित भारत @247 की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर एक कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो नीति आयोग ने करा है कि विकसित भारत 2047 तक हमारा टारगेट क्या है कि विकसित भारत बनाए 2047 तक, समझ रहे हो। और इसके लिए क्या मेन करना? अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना, ये मेन मोटो होगा। ठीक है, तो इस विषय का जो कॉन्क्लेव की मेजबानी किसने करा? तो नीति आयोग ने करा है। नेक्स्ट, जोमेटो की पेरेंट कंपनी का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम बदल के रखा गया है इटर्नल रखा गया है, इटर्नल, समझ रहे हो। जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम रखा गया है इटर्नल, और इटर्नल के अंदर ही जोमेटो आ गया, बहुत सारी कंपनी खोले जाएंगे और, समझ गए, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की AI की बात हो रही है। AI एक्शन समिट्स 2025 किस देश ने किया है? तो फ्रांस ने करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी बहुत सारे कंट्री के लोग गए थे। तो AI जो एक्शन समिट 2025 हुआ है कहाँ किया गया? फ्रांस के अंदर किया गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लिम्फेटिक फाइलेसियासिस को खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी MDA अभियान शुरू किया है? तो JP नड्डा ने करा है, JP नड्डा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, समझ रहे हो कौन सा है? लिम्फेटिक फाइले, यार एक सेकेंड नाम पढ़ने दो, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ओके, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी MDA अभियान शुरू किया। तो JP नड्डा ने करा, JP नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने के लिए उन्हें राष्ट्रव्यापी MDA अभियान शुरू किया, MDA अभियान, JP नड्डा ने। नेक्स्ट, उद्योग और, ये आएगा नहीं है, इसको भूल देना। नेक्स्ट देखिएगा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ हाथ मिला है? तो इन्होंने हाथ मिला है कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ मिला है, कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? एन बीरेन सिंह जो थे मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, फिलहाल में भी कोई मुख्यमंत्री मणिपुर में है नहीं। एन बीरेन सिंह किसे हाल में सिटी बैंक के नए भारतीय उपमहाद्वीप के उप क्लस्टर्स और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? सिंपली इतना याद रखो, सिटी बैंक के जो बैंकिंग प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? सिटी बैंक के जो बैंकिंग प्रमुख बनाया गया उनका नाम है के बालासुब्रमण्यम को बनाया गया सिटी बैंक के बैंकिंग प्रमुख। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल जो 38वां हुआ इस बार, इसमें मुक्केबाजी की 21 वर्ग में
लेवलिना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो 75 किलोग्राम में लेवलिना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना है लेवलिना बोरगोहेन। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस्पात मंत्रालय के जो निदेशक बने हैं उनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्पात मंत्रालय के निदेशक का नाम है मैमून आलम। मैमून आलम को बनाया गया इस्पात मंत्रालय का निदेशक, मैमून आलम। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? उद्योग और क्या लिखा हुआ, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने, ये भी बताए थे ना, देखो कॉपी हो गया, कोरिया ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूट ने हाथ मिलाया है। नेक्स्ट लेते हैं ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो यहाँ पे याद रखना ई स्पोर्ट्स लिखा हुआ है कि ये डिजिटली होने वाला है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम यानी गेम्स वगैरह खेले जाएंगे जो कंप्यूटर में खेलते हैं उसकी बात हो रही है। तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया है? तो रियाद में किया जाएगा, रियाद। क्लियर है? नेक्स्ट है डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स। पहल का आयोजन किसने के द्वारा किया गया है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ। ये जो पहल शुरू किया गया है ये किया गया है आईसीसी के द्वारा लॉन्च किया गया। आईसीसी ये बैंक के नाम है शायद, आईसीसी नहीं, क्रिकेट टीम जो होता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। तो आईसीसी ने डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स की बात मतलब एक पहल शुरू करा गया। नेक्स्ट खगोलविदों ने हाल ही में ज्ञात ब्रह्मांड में जब तक पाई गई सबसे बड़ी संरचना का पता लगाया, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? मतलब सबसे बड़ा संरचना अगर पूरे ब्रह्मांड में है तो उसका नाम इसने रखा है, इसका नाम रखा है क्यूपू। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं ब्रह्मांड में सबसे बड़ी जो संरचना है उसका नाम क्या है? तो आप बोलिएगा कि इसका नाम क्या है? क्यूबूपू नाम है, क्यूबूपू, क्यूपू, क्यूपू, क्यूपू। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपसंचार संयंत्र, इसका नाम रखा गया सृजनम। किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च करा। पहला तो भारत का पहला है, वो भी क्या स्वदेशी है। ये क्या है? बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र, बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम रखा गया है सृजनम। तो सृजनम जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है मैथ्यू ब्रिट्जेक ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए? तो 150 रन इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया है अपने डेब्यू मैच के अंदर ही। वनडे में इन्होंने डेब्यू करा, इनका नाम है मैथ्यू ब्रिड्जके, मैथ्यूज ब्रिड्जके इनका नाम है। वनडे में इन्होंने डेब्यू किया और 150 रन ठोक दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्लियर है? व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 में किसके द्वारा जारी किया जाएगा? ऑलरेडी जारी हो चुका है व्यापक हस्तांतरण सूचकांक, जो जारी किया जाता है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के द्वारा जारी किया गया। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के द्वारा व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित आधुनिक, अत्याधुनिक मतलब पूरा मॉडर्न है ये, प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों, कामकाजी मॉडलों और नवाचारों का प्रदर्शन कहाँ किया? तो एरो इंडिया 2025 के अंदर इन्होंने किया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित जो नए नए इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी है, मतलब समझ लो जो जो इनोवेशन इन्होंने करा है डीआरडीओ ने, तो इसका क्या करा इन्होंने? प्रदर्शन करा। एरो इंडिया जो हुआ था 2025 उसके अंदर उन्होंने अपना शोकेस किया। और लास्ट जीके है करंट अफेयर, ध्यान दीजिएगा। पहला, केंद्रीय कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने सफाई कर्मचारियों आयोग का जो कार्यकाल है उसको 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल को बढ़ाकर कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो 3 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो ये था हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर। तो जो भी इसको अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। और इसको क्या करना है, 2 बार 3 बार देखना है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फिर से आपको हैप्पी होली, अच्छे से रंग खेलिएगा और पढ़ाई भी कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।